आज के इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन में हम बेसिकली नीट प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं, इसीलिए हम आपको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए और आपको तब पता पड़ेगा कि एग्जामिनेशन जो नीट या जेई के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है। एक दूसरी बात, आप चाहते हैं कि मैं बनूं जीरो से हीरो, आपका ख्वाहिश है कि मैं आज कुछ भी नहीं हूं पर मैं कल शेर बनना चाहता हूं, हीरो बनना चाहता हूं, तो वैसे स्वभाव भी रखने होंगे आपको। और आप वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो पर लापरवाही बरतेंगे तो फिर आपको नॉलेज कहां से होगा। और बिना नॉलेज का जो आप कितना भी उछल करके देख लीजिए, मैंने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को देखा है, ऐसे तो हजारों कह सकते हैं आप, लेकिन मैं उसमें से कुछ चुनिंदे की बात करता हूं जिससे हर कोई एस्पेक्ट करता था कि ये रिजल्ट देगा और वो बच्चा फेल हो गया। कभी तो कुछ तो ऐसे हुए जिनको खुद भी मुझे देख करके आश्चर्य लगता था कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके कंसिस्टेंसी में कमी है, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो जल्दबाजी जैसी स्थिति है। तो ऐसा करने से रिजल्ट आपका फंसेगा, नॉलेज भी नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं होगा, डबल लॉस में आप जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जीरो से हीरो का ख्वाहिश रखते हैं तो वैसा चरित्र भी आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट के प्रति वैसी मतलब क्या बोलते हैं, वैसा लगाव भी होना चाहिए आपके अंदर। सेक्रीफाइस, टाइम फ्रेम, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज मस्ट, देन यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। अचीवमेंट इतना आसान नहीं होता है। आज नीट के 3 प्रॉब्लम आपके सामने में बोर्ड पर रखा हुआ है, इसके बाद और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। लास्ट लेक्चर में मैंने एक सेमी हेमी बॉल पर एक सवाल आपको दिखाया था, उसका एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया था और दूसरे पार्ट का हिंट मैंने दिया था और आपसे ये कहा था कि आप जो है उसको करके देखना, प्रॉब्लम में डूबिए, तब आपको सच्चाई और जो प्रॉब्लम का स्ट्रेंथ है, जो फिजिक्स का स्ट्रेंथ है, वो समझ में आएगा। ये देखिए, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का नीट का। ये क्या कह रहा है, आइए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है। तो ये सवाल कहता है कि अ व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी, इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर जो है ये ब्लॉक कार्ट, मतलब ये आप समझिए हॉरिजॉन्टल रोड है, रोल कर रहा है। इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना, इसकी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, अभी आपको इसके विषय में बड़ा एहसास नहीं है। रोलिंग क्या है मैं अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा हिंट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे अभी। ऑन अ लेवल रोड एज सोन, जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया है, इफ इट्स linear speed is v, this is what center of mass of the wheel, और इसका स्पीड यहां पर बताया गया है v है, अच्छी बात है। इन द डायरेक्शन सोन, जिस डायरेक्शन में इसको स्पीड दिया गया वो भी आपको फिगर में दिखा दिया गया है। तो अब कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए तो ठीक बात है, 4 ऑप्शन हैं, कोई न कोई एक तो सही होना है, पर मैं जो ये रोलिंग वर्ड की बात यहाँ पर इन्होंने करी है, तो रोलिंग मोशन एक्चुअली क्या होता है इसकी थोड़ा बात चर्चा में कर लूं। रोलिंग का मतलब होता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन और प्लस ट्रांसलेशन। अब ये क्या होता है भाई, आपने बोला कि सर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मिलकर के रोलिंग बनता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका जो सीलिंग फैन है, सिंपल सा एक एग्जांपल उठाते हैं, वो प्योर रोटेशन के मतलब मोड पर है, यानी प्योर रोटेशन में जिस एक्सिस के अबाउट आपका पार्टिकल या कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, एक्सिस का मतलब सर्कुलर पाथ पर वो मूव करेगा, तो उस समय में वो एक्सिस अगर रेस्ट में है, एक्सिस अगर मूव नहीं कर रहा है, तो वो प्योर रोटेशन कहलाता है, शुद्ध विशुद्ध घूर्णन गति कहते हैं उसको। अब इसमें कोई एक पार्टिकल नहीं हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है। आप एक्चुअली
अपने मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स जब आएगा टॉपिक तो उसी में रोलिंग मोशन पढ़ना होता है। जैसे आपका गेट है, जिस रूम में आप बैठे हो, अपना काम करते हो, घरेलू दिनचर्या की सारी बातें जुड़ी हुई है उस रूम से, अगर उस रूम के गेट को आप खोलेंगे या लॉक करेंगे तो वो गेट क्या होगा, इस तरह से एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है। जहां पर कब्जा लगा रहता है ना उसका, उससे वो वर्टिकल एक्सिस एक पास कर रहा होता है और वो जो गेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन कर रहा है। अब आप आ जाइए प्योर ट्रांसलेशन। तो अब से पहले जैसे मोटरसाइकिल चल रहा है, कार दौड़ रही है रोड पर, जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वो प्योर ट्रांसलेशन है। जब रोटेशनल मैकेनिक्स की बात चलेगी तो प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का सही डेफिनेशन वहां पर आपको दिया जाएगा। एक्चुअली अभी सिर्फ आपको एक मतलब माने विजन लेना है, लाइट विजन लेना है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। साइकिल आप चलाते हो, चलो बैलगाड़ी तो अब आप देखे नहीं होगे, अगर देखे भी होगे तो बहुत कम नजर आता है, पर साइकिल आप चलाते हो। साइकिल का जो व्हील है, जो पहिया है, आप क्या करते हैं, जब साइकिल पर चढ़ करके उसमें जब पेडल देते हैं तो क्या होता है, साइकिल आगे बढ़ता है। लेकिन अगर व्हील पर नजर डालिएगा तो व्हील उसका घूम भी रहा होता है। मतलब क्या हुआ कि वो रोटेशन भी कर रहा है किसी न किसी एक्सिस के अबाउट, और वो आगे भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और रोटेट कर रहा है तो किसी एक्सिस के बाद रोटेटरी मोशन है। जब दोनों मोशन एक साथ मिले तो वही बन गया रोलिंग मोशन। इसीलिए आपका साइकिल का जो व्हील है वो रोलिंग मोशन करता है, वो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। किसी लकड़ी के टुकड़े पर आप डोरी बांध करके जब उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, वो शुद्ध ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है, उसमें कोई रोटेशन का टेंडेंसी नहीं है। लेकिन साइकिल का व्हील वो रोलिंग मोशन कर रहा है, उसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। खैर, अब इससे आगे चलते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो बीच वाला हिस्सा जहां पर आप वो एक्सल लगा होता है, वो 100% ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है, और स्पीड भी आपके सवाल में दिया हुआ है। और जब प्योर रोलिंग मोशन आप जब पढ़ेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो ये क्यू आपको दिखाया गया है फिगर में, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आता है। प्योर रोलिंग मोशन की यही सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी पॉइंट आगे ऐसे व्हील घूमेगा तो पॉइंट चेंज होगा, लेकिन जो पॉइंट, अगर किसी एक पॉइंट को मैं फोकस करके आपको सिखाना चाहूं तो ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है। इसके पास कोई भी मोशन अवेलेबल नहीं होता है। समझ गए बात को? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लिप मारेगा, इसका मतलब इसमें मोशन आएगा, वो मोशन प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा। तो अब एक तरफ इसको देख लीजिए, एक तरफ इसको देख लीजिए, ये तो एकदम तगड़ी वेलोसिटी लेने वाला है, क्योंकि जब ये घूमेगा ये तो फास्ट चलेगा ना। जैसे से आप इस पॉइंट्स को आप अगर यहां से एक्सिस पास करवा दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में आप देखिए कि हर पॉइंट का जो टर्निंग है, हर पॉइंट का जो टर्निंग है वो अलग अलग रेडियस पर है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, तो सेंटर ऑफ मास का दिया हुआ है, सीधे से क्या होगा, अगर मैं ओमेगा इसको एंगुलर वेलोसिटी चूंकि रोटेट भी तो कर रहा है, तो इसका वैल्यू जहां ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा, जहां आर इसका रेडियस है, इस पॉइंट के अबाउट मैं अगर इसके रोटेशन की बात करूं तो ये होगा v1 का वैल्यू ओमेगा इंटू 2r के बराबर। इसका मतलब है कि जो लीनियर स्पीड है वो इस क्यू पॉइंट के तुलना में ऊपर के किसी भी पॉइंट का ज्यादा होगा। यानी इसका जो स्पीड होगा वो इसके स्पीड से हमेशा ज्यादा होगा, इसके स्पीड से भी ज्यादा होगा। ये अगर ओमेगा आर है तो ये ओमेगा इंटू 2r है। इसके लिए जो ये डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, आपने v इक्वल टू ओमेगा आर तो पढ़ा हुआ है ना, ये जो v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ते हैं, तो ओमेगा अगर मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए,
चूंकि नीट का क्वेश्चन है, रोलिंग से है, तो थोड़ा सा डिटेल, और अभी आपने रोलिंग मोशन पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा हिंट करना जरूरी है। अब देखिए पहला ऑप्शन, पॉइंट पी मूव्स स्लोअर देन पॉइंट क्यू। कहता कि पी स्लो है क्यू के तुलना में, एकदम गलत है, नहीं है संभव ये। आप स्पष्ट, आपको मैंने हर चीज दिखाया है। पॉइंट पी मूव्स स्लोअर देन पॉइंट क्यू, एकदम गलत है, नहीं होगा वो। पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन क्यू, इसमें संभावना है, थोड़ा और देख लेते हैं। बोथ पी एंड क्यू मूव्स विथ इक्वल स्पीड, आप सामने में देख रहे हैं कि पी और क्यू के स्पीड में फार डिफरेंस है, ये इसका स्पीड 0 है, वो नहीं चलता है। और पॉइंट पी हैज 0 स्पीड, पॉइंट पी हैज 0 स्पीड, इम्पॉसिबल। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत करा, डी ऑप्शन भी गलत करा, भी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में ये समझना है कि क्या थीम है क्वेश्चन के पास, क्यों पूछा गया। बिल्कुल इसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, 100% आपके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ क्वेश्चन है। और इसीलिए थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना फिजिक्स में, वो भी मायने रखता है। हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही आएगा ये जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं, अब इस नीट 2017 के क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इसी जगह पर मैं आगे अब आपको बाकी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसको मैं अब आप देख लो, अगर लगे कि आपको ये नोट करना है तो पक्का नोट करो, क्योंकि ये सब चीज़ फिलहाल अभी आपको आने वाला नहीं है। अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर आपको ये मिलता है तो उसका फायदा एकदम उठाइए, क्योंकि रोटेशन पढ़ने में भी काफ़ी टाइम है। रोटेशन आपको काफ़ी लंबे दूरी पर बैठा हुआ है यहाँ से। अब आइए इसको देखते हैं, इसकी बात मैं अभी करूंगा। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड द other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। वाह, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये जो है आपको पेग मतलब कोई ऐसा सपोर्ट ले लीजिए, कांटी नेल टाइप का कुछ भी, और इससे जो है वो L लेंथ के स्ट्रिंग से एक मास M अटैच्ड है। एंड ये जो है वो एक इस तरह से सर्कुलर मोशन इससे करवाया जा रहा है ना, इससे एक सर्कुलर मोशन करवाया जा रहा है, इसका मास M है ना, इससे एक सर्कुलर मोशन करवाया जा रहा है, इसका मास क्या है, M है। बस ये समझना है, रेडियस आपको पता ही पड़ गया, और L है और मास पार्टिकल का M है। आपको मैंने बताया था कि जब भी ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, मान लो भी इसका स्पीड है, तो इसको टेंशन एक इसके ऊपर काम करेगा। आपको बड़ा ही क्लासिकल तरीके से सवाल पूछा है, टू अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड द other end is connected to a small particle to a small peg on a smooth horizontal table। फ्रिक्शन नहीं है, ये भी समझ लीजिए, फ्रिक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। If the particle moves in a circle with a speed v, वो दिखा दिया है मैंने। The net force on the particle is, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंडीशनल फोर्स है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा कर दिया हुआ था। वो फोर्स डिमांड है सर्कुलर पाथ के लिए, पर उसको उपलब्ध हम कहां से कराएं, उसके लिए हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम अवेलेबल है। यहां स्ट्रिंग में जो टेंशन है यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो नेट फोर्स की बात है तो एक तो यहाँ mg काम कर गया इसका, दूसरा इसका नॉर्मल काम कर गया। तो ये n और mg, n = mg जो आप देख रहे हो, इसको सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टेबल पर आपके उस पार्टिकल को मेंटेन रखे हुए है। जितना उस पर वेट काम कर रहा है, वेट के थ्रू वो वेट को टेबल महसूस कर रहा है, और उसके चलते वो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए वो है। उधर तो नेट फोर्स 0 हो गया आपका, अलोंग वाई डायरेक्शन या अलोंग वर्टिकल नेट फोर्स इज 0।
एंड द अदर फोर्स जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है वो है टी, जिसको हम लिखते हैं mv² के बराबर। ये अलग बात है। तो ये तो हो गया कंडीशनल फोर्स। जो फोर्स मैं अभी उसको सप्लाई दे रहा हूं वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा हमारा टी। यही टी एकमात्र फोर्स है जो अनबैलेंस है ना। और वही टी उस पर नेट फोर्स के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए चार ऑप्शन देखिए टी है, टी प्लस mv² है। कितना देखिए, कितना मतलब चतुराई से ऑप्शन दिया है, कितना मतलब स्मार्ट ऑप्शन है। टी माइनस mv² है एंड 0 है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ओनली टी दैट इज। और देख लीजिए, आपको अभी लगता होगा कि इतना आसान सवाल नीट में कैसे पूछ देता है, और तब लोग कहते हैं कि नीट क्वालिफाई करने में फिजिक्स का स्कोर जो है वो बच्चा नहीं कर पाता है। वजह क्या है? इतना करीब से जाकर के आपको झटका मारेगा कि आप खुद कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि ओनली टी विल बी द नेट फोर्स। यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, mv² का कोई चर्चे नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? पहचान करनी है फोर्स की। कभी भी mv² आपका इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है, आपके मैकेनिकल सिस्टम का वो फोर्स नहीं है। सर्कुलर मोशन पार्टिकल करे, इसके लिए सिस्टम ने डिमांड किया कि मेरे ऊपर सेंटर की तरफ नेट फोर्स mv² के बराबर चाहिए। दैट इज कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय टेंशन इन दिस केस। सो द नेट फोर्स जो आपके पास अवेलेबल है वो ओनली टी है। तो ज्यादा बात इस पर नहीं करनी, और बात करनी भी है क्योंकि एक सवाल नहीं है। मैंने आपको कभी बोला था कि सवाल एक अपने आप में संस्था है, कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, हर तरह से उसको जज करके, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं नीट के, जो क्वेश्चन सेट करने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, वो हर तरह से चीजों को जज करता, हर एक क्वेश्चन पर वो विचार करता है, हर एक क्वेश्चन पे कंफ्यूजन को वो नोट करता है कि बच्चा यहां पर इस तरह का कंफ्यूजन लेगा और गलती से इसके बदले ये सारे ऑप्शन मारेगा वो, क्योंकि उसके मन में ये बात घूमेगी कि mv² का क्या करे भाई। तो वही बच्चा ऐसी गलती करेगा जिसको सर्कुलर मोशन की सही समझ अब तक नहीं आई होगी और नीट के एग्जाम में जाकर बैठ गए। उनको लगता है कि निकल जाएगा। आपके जैसे 20 लाख बच्चे बैठते हैं नीट के एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, पूरे भारत देश में, और उसमें से क्रीम चुन करके बाहर आता है। तो इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन सस्ता वो तब हो जाएगा जब आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहेंगे और मेरे साथ कॉन्सेप्ट को लीगली समझते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया, सारी बातें आपको सिखा ली कि कैसे इक्विलिब्रियम है, कैसे नेट फोर्स है हमारे पास। चलिए एक कहानी खत्म करते हैं, फिर मैं अपना जगह खाली करूं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी तो इंतजार कर रहा है हम लोगों का। अब देखिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है, और तीसरा क्वेश्चन ये वाला है। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला है। क्या आज आपको मैं बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन। अब देखिए, सवाल पढ़ेंगे ना तो सवाल पढ़ के वो बहुत आश्चर्यजनक बात है, आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा। क्या देखिए ना, हम सवाल पढ़ते हैं, ये AIPMT के टाइम का क्वेश्चन है, उससे मतलब नहीं है। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो मैं सर्कुलर ट्रैक जरूर बनाना चाहूंगा आपके लिए। ये देखिए सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, है ना, और इस पर ये कार है जो मूव कर रही है। कार ऐसे बनाना चाहिए था हमको, लेकिन वो अभी थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा उस तरह का फिगर डालने में। आप सिंपली समझ ले, चीजें समझनी है आपको। ये कार का मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम आपके लिए बनाकर दिया। ये है आपकी कार, ठीक, बढ़िया बात। अब ये कहता है कि लेवल रोड पर, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए। मास m है कार का, अच्छी बात है। इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। ट्रैक का रेडियस उन्होंने r शो कर दिया, अच्छी बात है, रेडियस हमने r ले लिया।
इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं आपको यहां पर रोकूंगा 2 मिनट के लिए। क्यों रोकूंगा? आप चीजों को समझें। बोर्ड पर प्रॉब्लम जो आता है वो यूं ही नहीं आता, उस प्रॉब्लम में कुछ बातें होती है। अब कभी आपने ये सोचा, सपने में भी नहीं होगा अब तक, कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो फ्रिक्शन स्टैटिक कैसे है ना? ये बात विचार करने वाली। साहब हमने तो सवाल नहीं लिखा है। एक्चुअली ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है। इसने लिखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू म्यू है, जबकि उसने साफ लिखा है कि कार मूव कर रही है लेवल रोड पर। कार मूव कर रही है लेवल रोड पर, लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक है। क्यों, कैसे? वो जब समझ में आ जाएगा आपको, तब आप काम सही तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक छोटा सा मैं सपोज कर दीजिए कि ये कार है। पहले मैं आपको अच्छे से समझा लूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये कार है और ये कार सर्कुलर टर्निंग पर ऐसे सर्कुलेट हो रही है। ऐसे कार ये ऐसे ऐसे ये कार ऐसे घूम रही। तो जाहिर सी बात है कि जब कार सर्कुलर मोशन कर रही है तो कोई ना कोई रेडियस तो फिक्स होगा उसका। भाई सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो फिक्स होगा। तो जब सपोज कीजिए यहाँ सेंटर है और यहाँ कार है, ये जो दूरी है ये फिक्स है, पर ये कार चल किधर रही है? इस डायरेक्शन में। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर है। अगर सर्कुलर टर्निंग इस तरह का है, इस तरह का सर्कुलर टर्निंग है और उस पर कार दौड़ रही है, इसका मतलब इस जगह पर मैं फिक्स करके आपको समझाता हूं। इधर वेलोसिटी है, इधर जा रही है कार। फ्रिक्शन स्टैटिक इसीलिए है कि ये कार इधर नहीं जा रही है, स्किड नहीं कर रही है, इस डायरेक्शन में आर फिक्स है उसका। तो जो रेडियल डायरेक्शन है ना उसका, रेडियल डायरेक्शन में उस कार की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। यानी ये ट्रैक मेंटेन हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन से पैदा होने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और कोई फोर्स आप खोज करके दिखा दीजिए। यहां पर कार है, अगर मैं बात करूं आपसे तो कार की जो वेलोसिटी है वो इधर जा रही है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया इसका। ये हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल मत समझ लीजिएगा। ये ऐसे 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 अगर कार ऐसे जा रही है इधर की तरफ, मैंने अभी दिखाया था आपको, या फिर इसको मैं इसी तरह से दिखा ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसे बोल दूं, ये कार जो है ना, ये कार ऐसे है, इसका वेलोसिटी ये टेंजेंशियल है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और ऐसे कर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कार का जो अपना वेट है वो नीचे mg काम कर रहा है, आपके सवाल में लिखा हुआ। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो लेवल रोड से वर्टिकली अपवार्ड मिल रहा है, क्योंकि कार तो रोड पर है ना, तो इसका वेट नीचे mg है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अब ये स्किड करके बाहर न भागे, उस रेडियस में मेंटेन रहे, इसके लिए यहां पर फ्रिक्शन है। तो जब फ्रिक्शन ये बाहर स्किड करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर काम करेगा? इधर की तरफ काम करेगा। और आपका सवाल क्या पूछ रहा है? स्पीड भी नेट फोर्स ऑन द ये फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। जैसे ही मैक्सिमम स्पीड पूछा, मैक्सिमम स्पीड पूछा, इसका मतलब फ्रिक्शन चला जाएगा किस पर? लिमिटिंग कंडीशन पर। पक्की बात है, क्योंकि फ्रिक्शन को जो है उस हिसाब से चलना ही होगा। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आपकी तो क्या होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर सीधा मैं लिखूंगा, इसीलिए Fs इक्वल टू mv² बटा r। यही भी पूछ रहा है। और आपको तो पता है कि Fs का वैल्यू क्या होगा? म्यू इंटू mg हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv² बटा r। m से m खत्म हो जाएगा,
और वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। सो वी का वैल्यू होगा रूट अंडर म्यू आर जी। बात खत्म। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन पर जाने की, देखिए ना यहाँ पर एम भी घुसाया हुआ है। कितना स्मार्ट है कि कार का मास, बहुत बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बोलो कार के मास का क्या करूं मैं, कार के मास का क्या करूं मैं, उसको भी कहीं घुसना चाहिए सवाल में, तो घुसाइए ना, आप गलती करके बैठिए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यू आर जी का अंडर रूट यही होगा। तो 3 सवाल मैंने लिख कर रखे थे, तीनों सवाल का काम मैंने कर दिया। अब जो भी प्रॉब्लम करेंगे वो प्रॉब्लम हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और तब जाकर के उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप इसको नोट करें, अच्छा लगेगा आपको। छोटा छोटा प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन अपने आप में कंसेप्ट होल्ड किए हुए हैं और उस कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली अच्छे से महसूस करें। और इतना अच्छा सवाल मैंने लास्ट वीडियो में आपको वो बॉल वाला कराया है, और भी बहुत सारे सवाल हैं अभी आने के लिए। सर्कुलर मोशन एक आध लेक्चर चलेगा, है ना, उसमें अभी रोटर बताना है आपको, बताएंगे हम। वो डेथ वेल के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। उसके बाद और भी कुछ बातें, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। 3 जो मेन कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन के हॉरिजॉन्टल फेज पर, वो अभी करना चर्चा जरूरी है। और इसका जो दूसरा फेज है ना, दूसरा फेज जो, हाँ एक और भी है, वेरिएशन इन जी, इक्वेटर और पोल पर कैसे जी का मान बदलता है, उससे वेट का वैल्यू चेंज करता है। उस पर भी एक अच्छा सवाल आपके लिए मैंने रखा हुआ है। नहीं पूछा है तो क्या पता पूछ दे, कुछ इस तरह से ट्रिकी सवाल पूछेगा। देखिए जो चीज़ आप अब तक आपको पूछा है और जो बातें अभी तक पूछी नहीं गई है, उन बातों पर थोड़ा ध्यान आपको आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सेट करने वाले की आंखें और दिमाग दोनों तेज होते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड आपको सिलेक्शन करने के लिए थोड़ी बैठा होता है, वो तो चाहता है कितना रिजल्ट ना हो, रिजेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है, और उसको काउंटर करके हमें अपना रिजल्ट लेना होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारी तैयारी भी काफ़ी स्ट्रोंग होनी चाहिए। अब देखिए एक सवाल है, ये है क्वेश्चन आपको 2010 के AIPMT का, AIPMT 2010। मुझे आपको सिखाने से मतलब है। कहता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। पहले इतना बड़ा एक डिस्क होता था और एक ग्रामोफोन होता था जो म्यूजिक में गाना वाना बजाने के लिए यूज करते थे लोग। तो वो जो ग्रामोफोन होता था वो एक तरह का बॉक्स में वो सेट रहता था और उसके ऊपर रिकॉर्ड डालते थे। जिस तरह से आप सीडी का डिस्क देखे होंगे, उससे बड़े साइज का, एकदम बिल्कुल इतने साइज का रिकॉर्ड हुआ करता था। उसी पर गाना ये क्या बोलते हैं सेट किया हुआ रहता था और उस पर फिर जो है सो मतलब कुछ देते थे हम लोग इस तरह से। तो वो अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, पर महसूस तो करवा ही सकते हैं। खैर, इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर, ये रिकॉर्ड जो है सो समथिंग रोटेशन लगा रहा होता है और इसके ऊपर जो है कहता है कि एक क्वाइन रखा हुआ है कुछ दूरी पर। ये देखिए क्वाइन है, ये सिक्का है, ये क्या है, क्वाइन है। मैं सवाल को पहले पूरा पढ़ लूं तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। कहता है अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया है। अ क्वाइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। ये r डिस्टेंस पर जो है ना, ये जो है ये क्वाइन रखा हुआ है रिकॉर्ड के ऊपर, r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। अब यहां पर भी देखिए वही चीजें आ गई कि रोटेशन हो रहा है पर फ्रिक्शन स्टैटिक है। बस सेम वही वाली कार वाली कहानी है ना। फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक है। आपको पता ही अब चल गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मतलब क्या, सेम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। द क्वाइन विल रिवॉल्व विथ द
रिकॉर्ड इफ, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर का चार ऑप्शन मैं लिख देता हूं, जो है R इक्वल टू म्यू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर। बी नंबर का ऑप्शन बोल रहा है R लेस देन ओमेगा स्क्वायर बटा म्यू इंटू जी। सी नंबर लिखता है R लेस देन इक्वल टू म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर। और डी नंबर लिखता है R ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर। बहुत सुंदर तरीके से आपको ये ब्लैकमेल करने वाला क्वेश्चन है। पहली दफा तो ये समझ लें कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका जो भी अपना स्पीड रहे, बाकी नॉर्मल वगैरह सारा कहानी आपको ये पता पड़ गया कि फ्रिक्शन स्टैटिक है और वो टुवार्ड्स द सेंटर काम करेगा। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करेगा, आपको फ्रिक्शन से ही मिलने वाला है। लेकिन सवाल में ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आर रेडियस डिफाइन करने के लिए बोला गया है। आप सबसे पहले एक बात समझिए कि जिस हिसाब से ओमेगा होगा, पहले तो ये समझिए कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इक्वल टू होता, चूंकि खेल ओमेगा के साथ खेलना है तो ओमेगा स्क्वायर आर पर, इतनी तो बात तय है। ओमेगा फिक्स है, आपको आर डिमांड किया गया है, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो कंडीशनल फोर्स है, आपको ये भी पता है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो आपको पता है कि एफ एस जो है वो मैक्सिमम कहां तक जाता है, एफ लिमिट तक जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ, सवाल जो पूछा है उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूं अगर, कि द स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। अब देखिए, फ्रिक्शन स्टैटिक रहना है, कॉइन को रिवॉल्व करना है, मतलब स्किड नहीं करना है, स्लिप होकर के बाहर नहीं भागना है। तो आर का एक फिक्स वैल्यू नहीं कहा है उन्होंने, वो ये कहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जितना आप देंगे उसी हिसाब से एम ओमेगा स्क्वायर आर भी पैदा लेगा। क्योंकि सप्लाई तो आप ही दे रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सिस्टम जनरेट कर रहा है, कंडीशन एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना। तो इसका मतलब है कि एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिल रहा है। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन तो भाई साहब लिमिट से कम भी मिल सकता है, उसी हिसाब से आर तय होगा। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि आप अपना अंतिम फैसला सुना दीजिए जिसमें सब बातें आ जाए। इसका मतलब ये होता है कि एफ एस को मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ये एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिखा गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर जो होगा वो एफ लिमिट तक जा सकेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगाया है मैंने यहां पे। बहुत क्यों मैंने आपको ये बात कही है, आप यहां ध्यान से देख लो, एक ये भी ऑप्शन है और एक ये भी ऑप्शन है, जरा सी चूक हुई गलत कर बैठेंगे आप। एक देखिए यहां पर भी मामला दिया हुआ, इसीलिए एकदम होशियारी से, बहुत ही अपने आप में ये यही सब क्वेश्चन है जो रियल फिजिक्स को दिखा रहा है। एम ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से, लेकिन अधिक से अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा पाएगा, एफ लिमिटिंग तक जा पाएगा। और ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर। बाकी तो सब कुछ वही है, नीचे एम जी काम करना है, ऊपर नॉर्मल लगना है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो मैं बता पाऊं आपको, एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। तो यहां से एम हमारा खत्म हो जाएगा, हमें आर का डिमांड है, तो आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बटा
ओमेगा स्क्वायर। देखिए आपके पास ऑप्शन है आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बटे ओमेगा स्क्वायर, और यही सही होगा, यही सही होगा। सारा डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है, और उसी हिसाब से एम ओमेगा स्क्वायर आर तय होगा, क्योंकि सप्लाई तो वही कर रहा है। तो चलिए इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी हम लोगों ने, और मुझे लगता है कि ये सवाल आपने खूबसूरती से समझा, बहुत बेहतर तरीके से सीखा। एक सवाल अब मैं उठाता हूं, ये क्वेश्चन आपको अभी है 2016 के नीट का क्वेश्चन है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं, है ना। और जब उस पर बात करेंगे तो आपको फिर एक अलग एहसास करवाएंगे। देखिए ना कितना मजेदार है सर्कुलर मोशन पढ़ना, और बेसिकली फिजिक्स पढ़ना कितना बेहतरीन चीज है, कितना आराम से चीजों को हम सीखते हैं इसके थ्रू। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, इसमें मैं क्या कहूँ, और मुझे तो पता ही है कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो सुपर हो रहा है। ये 2016 के नीट का क्वेश्चन है, नीट 2016 का। और अगर नीट 2016 के इस क्वेश्चन से हम बात करें तो आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें मैंने वो हेमिस्फेरिकल बॉल पर दिया था, उसी से मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, कह रहा है अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल है। ये देखिए, ये है वो टर्निंग जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, और इसी के ऊपर ये कार है ना, इसी के ऊपर ये कार है। थोड़ा ढंग से फिगर को बनाया जाए, ये ढंग से फिगर बनाया जाए तो फिगर ऐसा हो जाए, ये है कार। और ये फिर मैं बना दिया हूं क्योंकि ये चलना इसको इस ट्रैक में है, इधर चलेगा, खैर जिधर चले वो चले। ऑफ रेडियस आर बताएंगे अभी आपको। द रोड इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, आपके सामने है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू, वो भी फिर स्टैटिक ही रहना। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, सेफ वेलोसिटी। चार ऑप्शन है, ऑप्शन देख के क्या कीजिएगा। देखिए, सेफ टर्निंग लेना है तो ले दीजिए। सबसे तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कार अगर यहाँ है तो इसका जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा वो यहाँ ओ डैश। कभी भूल से भी इसको सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ नहीं समझना। ये आर इसका रेडियस हो गया। अब आप सारा कहानी कह दीजिए, ये एम जी नीचे काम करेगा। अब मुझे जरूरत नहीं है, हमें चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड का मतलब स्किड करके बाहर नहीं जाए, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो उस पर काम करेगा वो एफ एस डाउन द प्लेन काम करेगा, ताकि उधर से छिटकने से ये इसको रोके। तो ये जो मेन चीज था वो हमने तय कर लिया। और अब देखिए, नॉर्मल इधर लगेगा, है ना। और अब तो कोई फोर्स है नहीं है। जब फोर्स नहीं है, एम जी लगी गया, नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन लगी गया। अब इसको करना क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन ले आइए। ये एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। ये सब आपको पता है। देखिए ना, ये थीटा, ये भी थीटा हुआ करता था ना, तो ये थीटा होगा तो एन कॉस थीटा। इधर के तरफ आएगा बच्चा एन साइन थीटा। और उसी तरह से फ्रिक्शन में ये एंगल थीटा होगा आपका। देखिए एकांतर कोण है ना, तो फ्रिक्शन इधर है, फोर्स ओरिजिनली यहां पर है। इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। ठीक है, बस हो गया काम हमारा। क्या करना है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम उठा लेना है, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देना है। मेरा काम हो जाएगा। स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द रोड, हाँ वही पूछ रहा है। शुरू करते हैं काम। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एन कॉस थीटा जो है आपका, देखा जाए एन कॉस थीटा अपवार्ड फोर्स तो वही है वर्टिकल डायरेक्शन में, पर नीचे ये दो फोर्स है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी और प्लस एफ साइन थीटा। एफ एस नहीं लिखे, वो तो पता ही पड़ गया है।
ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कुलर मोशन का ये लाइन हमेशा याद रखना, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू mv²/r। वो नेट फोर्स जो आप बोल रहे हैं ना, वो आपका फोर्स है, आपका मतलब जो सिस्टम में अवेलेबल है उसको निकाल करके आप कंडीशनल फोर्स के बराबर कर दीजिए। सर्कुलर मोशन का वही एकमात्र इक्वेशन है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखिए n sin थीटा है, तो n sin थीटा लिखा जाए और fs का cos थीटा लिखा जाए, यानी f cos थीटा लिखा जाए, और ये बराबर सीधा आप कह दीजिए mv²/r। हो गया, सेंटर यहाँ है। मन में ये लड्डू फूटता होगा कि यहाँ है, जी नहीं, जिस ट्रैक पर आपको मैं बताऊंगा ना, वो अभी थोड़ा देखिए ना, आप बताऊं कि आप सपोज कीजिए इस तरह का कोई ट्रैक है और यहाँ कोई पार्टिकल, डेथ वेल पढ़ाएंगे तो आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। तो लेवल आपको यहां से भले ये कोनिकल स्टार्ट हुआ पर इसका सेंटर यहां है ओ डैश पर, इस लेवल में, जिस लेवल में वो घूमेगा उस लेवल में सेंटर क्रिएट होगा, इस लेवल में घूमेगा यहाँ सेंटर क्रिएट होगा। वो सब चीज चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम लाएंगे और तब आपको डेथ वेल का पूरा एक डेटा आपके सामने रख देंगे। खैर, ये f sin थीटा प्लस mg ये वाला हो गया, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर n sin थीटा प्लस f cos थीटा mv²/r, इक्वेशन नंबर दूसरा। और आपको तो पता है कि f का वैल्यू म्यू इंटू n होता है, लफड़ा से कोई मतलब उसको है नहीं, तो लिख देते हैं इसको। हमको भी चाहिए तो उस हिसाब से चलेंगे, हम इसको पहले लिखते हैं। क्या लिखें, क्या 2 में 1 से भागा डिवाइड कर देते हैं सीधे सीधी। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए 1 से, एक ही बार में लिख देते हैं, तो होगा n sin थीटा और प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू mv²/r। और यहां भी डिवाइड कर लेते हैं, है ना, वो होगा n cos थीटा, उसको इधर ले आते हैं, माइनस f sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा mv² बटा r, और नीचे ये mg वाला आ जाएगा, m से m मर गया, यहाँ भी n कॉमन, इसको लिख देते हैं म्यू n साइन थीटा लिख देते हैं। अब देखिए n n n n सब जगह से खत्म, कहानी हो गया हमारा। यहाँ होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू v²/rg। अब आपको क्या होगा, यहां से rg को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर लेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया v² का। कहने की जरूरत नहीं है कि v का वैल्यू अपन के पास आ चुका है, v का वैल्यू आ चुका है और अपने सामने में सब कुछ निकाल चुका। अब क्या दिक्कत है, देखिए रूट चढ़ा देंगे, आंसर है। क्या होगा बताइए, इसीलिए v इक्वल टू rg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इस पूरे के ऊपर आपका रूट लग गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि वो हेमीस्फेरिकल बॉल वाला जो सवाल मैंने दिया था, और अभी और आएगा इस तरह का सवाल। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, तो नीट वाले बच्चे को तो ये सब चीज़ याद रहता है कि इस तरह के सरफेस पर क्या एक्सप्रेशन आता है। ऐसे ही सही करके जो प्रैक्टिस क्यों डिमांड किया गया कि मच मोर प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको दिमाग पर डायरेक्ट याद रहता है, और आप एग्जाम हॉल में सीधे उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जाकर के कहीं ना कहीं आपको समय बचता है। टाइम फ्रेम मैंने बताया था कि टाइम जितना बचा सकिए उसी हिसाब से रिजल्ट है आपका। नीट के एग्जाम में प्रायोरिटी है आपकी प्रैक्टिस की, दिमाग सही तरीके से काम करना चाहिए, सही परफॉर्मेंस आना चाहिए, और एकदम इंटेलिजेंस आपका परफेक्ट होना चाहिए। रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज वाले बहुत बैठते हैं नीट में, पर रिजल्ट मिस करता है सिर्फ लापरवाही के चलते, और उन्होंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं की होती है, इसीलिए वहां पर नहीं हो पाता। खैर, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि आपको मेनली
मेरा टारगेट ही था कि आज नीट के क्वेश्चन पर ही हम लोग स्पेशली काम करेंगे और जेई के भी क्वेश्चन सर्च करके देखा जाएगा और निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ उस पर। और लाइव क्लास की मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूं पर लाइव क्लास कर नहीं पा रहा हूं। इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए इनविटेशन सही तरीके से नहीं जा पा रहा है। इनविटेशन आएगा आपको लाइव क्लास के लिए और जब वो एक बार शुरू होगा तो लाइव क्लास की खासियत ये होगी कि उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम को गंभीरता से डिस्कस किया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात की जाएगी, फिजिक्स का रियल जो थीम है उस पर बात की जाएगी। आपको पूरा मौका रहेगा आराम से चीज़ों को सीखने का। बड़े बड़े प्रॉब्लम डिस्कस होंगे जो सब अभी छोड़े गए हैं, उस प्रॉब्लम को छोड़ेंगे नहीं, उस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आपका मज़ा लीजिए आप इस हिसाब से और नेक्स्ट के लिए वेट कीजिए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए जो फ्रेंड हैं उसको वीडियो दिखाइए ताकि नए सब्सक्राइबर्स आएँ। कहीं ना कहीं उसके हक की बात करेंगे आप। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।